बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये सिचुएशन है पाकिस्तान की इंटरनल सियासी, जो अभी आप देख रहे थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने बोले हुकूमत के लिए, और जो उसका लुब्बे लुबाब है, वो जो आसान तरीन चीज़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अवाम नहीं, हुक्मरान जिम्मेदार हैं कोरोना वायरस के फैलाव के लिए। इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी, एक कंफ्यूज पॉलिसी, उसने लोगों को लाकर यहाँ खड़ा कर दिया कि अब पूरे मुल्क के अंदर वायरस जो है वो बेकाबू होता चला जा रहा है। ये एक्चुअली अपोजिशन अब कह रही है। इसका वन लाइनर, या अगर एक लाइन में उसको बयान किया जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान में जितना कोरोना वायरस फैला, जितनी उसकी वजह से तबाही आई, वो सबके लिए पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार है हुकूमत, और हुकूमत की नाअहली और उनकी कन्फ्यूज पॉलिसी, जिसने अवाम को भी कन्फ्यूज़ किया और इदारों को भी काम नहीं करने दिया। ये है अपोजिशन का मुद्दा। इस पर बात करते हैं, लेकिन इस वक्त अपडेट बड़ी खौफनाक आ रही है लद्दाख से। लद्दाख में 20 से ज़ायद इंडियन फौजी मारे जा चुके हैं चाइना झड़पों में, और ये हाथापाई के वाक़यात हैं। इनमें डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठुड्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जो इंडिया ने तस्लीम कर लिया है, आज दिन तक वो अपने 3 फौजियों की हलाकत तस्लीम कर रहे थे, जिनमें एक कर्नल बताया जा रहा था और 2 उनके फौजी थे, जिनमें से एक का ताल्लुक तमिलनाडु से था और 2 दूसरे इलाके से थे। लेकिन अब भारतीय मीडिया ने इसको रफ्ता रफ्ता तस्लीम करना शुरू किया, और तादाद पहले 10 बताई, अब 20 बताई, और अब 20 से ज़ायद बता रहे हैं कि 20 से ज़ायद भारतीय फौजी वहाँ लद्दाख में चाइनीज़ फौजियों के हाथों मारे गए हैं। कल रात को इंडिया ने प्लान किया था कि जो इलाके चीन ने काबू कर लिए हैं, उन इलाकों को वापस छुड़वाया जाए। और चीन वैसे तो किसी बात पे नहीं आ रहा था, मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल के ऊपर अनप्रेसिडेंट, यानी इससे पहले कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि फ्लैग मीटिंग्स के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो इस खित्ते में ख़ास तौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो आएँ और बैठ के मामला को तय करें। तो ये मामला जो हैं वो गालवान वैली में हुए थे, और वहाँ से भी जब कोई हल नहीं निकला इंडिया के लिए, इंडिया के वज़ीर आज़म ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह से चाइनीज़ सदर को मनाएं, लेकिन वहाँ पे भी हल नहीं निकला। तो फिर अल्टीमेटली कल रात को उन्होंने एक कोशिश की, और उसके नतीजे में बहुत सारे इंडियन फ़ौजी मारे गए हैं। जो इतलात हैं वो कोई 35 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजियों के मरने की इंडिपेंडेंट इतलात मौजूद हैं। चीन ने अभी तक अपने किसी फ़ौजी के मरने की तस्दीक नहीं की, लेकिन इंडियन ज़राए कह रहे हैं कि दर्जनों चाइनीज़ फ़ौजी भी इस मार्के में मारे गए हैं। दोनों तरफ एक खौफनाक खून रेज लड़ाई हुई है, जिसमें हथियार अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन चाइना ने किसी किस्म की तस्दीक नहीं की। अगर आप इस एरिया को जानते हैं, या इस एरिया को आप मैप के ऊपर देखें, तो जिन इलाकों में चीन मौजूद है, चीन की दिफाई पोजीशन इस वक्त इंडिया से बहुत बेहतर है। और अगर वो पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है कि उनसे वो इलाका छीन ले। तो कल रात को एक खून रेजी हुई है। ये चौथा मार्का है जो इस रीजन में इंडिया और चीन के दरमियान हुआ है, और इंडिया की हलाकतें बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। चीनी जो वजारत खारजा है, उसकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो उनका बड़ा सिंपल है। उन्होंने किसी हलाकत की तस्दीक नहीं की। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये एक फेस ऑफ हुआ है, ये आमना सामना हुआ है, ये झड़प हुई है, और इसकी वजह है इंडिया। इंडिया ने 2 मरतबा उस एरिया की खिलाफ वर्जी की जहाँ पे उनको हमने रोका हुआ था। एक दफ़ा जब वो आए तो हमने उनको वार्न किया, लेकिन जब इंडियंस इकट्ठे होकर दूसरी दफ़ा आए तो फिर वहाँ पे एक खून रेज लड़ाई हुई कल रात को, और वो रात के पूरे 1 पहर तक चलती रही, जिसमें बहुत सारे फौजी इंडिया के मारे गए हैं। लेकिन चीन ने इससे ज़्यादा कोई चीज़ जारी नहीं की। इंडियन मीडिया इस वक्त सरापा एहतजाज है, वहाँ पे भयानक किस्म का चल रहा है, और वो इसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन का बहुत बड़ा जानी नुकसान वहाँ पे हुआ है। लेकिन अगर चीन का नुकसान हुआ है तो चीन ज़रूर उसको बताएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर का दौर है, और इंडिया प्रोपेगेंडा ही सिर्फ अब चीन के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि आज जो दिन के वक्त इंडिया के फौजी तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी ज़बान वो इंतहाई मोहतात और कमज़ोर थी। यानी उनसे वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या कोई पसपाई हो रही है चाइना के फ़ौजियों की, या रिट्रीट हो रही है, तो उन्होंने कहा जी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो उनकी तौहीन हो जाती है चाइनीज़ फ़ौजियों की, लिहाजा मैं डिसएंगेजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा अपने लिए भी और चाइनीज़ के लिए भी। तो इतना तो जो है वो भारतीय फ़ौज
चीन को प्रोटोकॉल देके अपने मुल्क के अंदर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी मोहतात है, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे उस जगह पे जहां पे इस वक्त चीन बंकर बना रहा है एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मायदा हमीद, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, चौधरी मंसूर अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ आज के प्रोग्राम मौजूद हैं। जनरल साहब, ये वहाँ पे एक्चुअली ये पैंगोंग के सराउंडिंग का एरिया है और आगे गालवान वैली है जहाँ पे ये झगड़ा हो रहा है। इंडिया ने कल रात को क्या एडवेंचर करना चाहा जिसके बाद ये सिचुएशन क्रिएट हो गई? देखिए, इंडिया ने एक धोखा किया जबकि इनकी अभी बातचीत चल रही थी, और इंडिया ने रात को कल हमला करके तो उन जगहों को खाली कराने की कोशिश की। अब इस कोशिश में पहली दफा 1975 के बाद पहली दफा गोली चली है, जो पहले यहां पे चाइना इंडिया बॉर्डर पे पहले कभी नहीं चली। ये 1975 के बाद पहली दफा हुआ वाकया। और आप जैसे कह रहे थे, उससे पहले ये पत्थर और डंडा वगैरह इस्तेमाल करते थे। और इसमें जो हमलावर है उसका हमला नाकाम ही तब होता है अगर उसकी बहुत सारी कैजुअल्टीज हो जाए। तो लगता यही है कि ये हमला नाकाम हुआ और इसमें भारत की बहुत ज्यादा कैजुअल्टीज हुई। लेकिन भारत चाइनीज कैजुअल्टीज की बात करेगा, और वो इस वजह से करेगा कि उन्होंने अपने लोगों को सेटिस्फाई करना है वहां पे, वरना बहुत सफ़े मातम बिछी हुई है पहले ही, और बहुत सारा मोदी को चैलेंज किया जा रहा था। अब मोदी का ये सारा चूंकि मसला खड़ा किया हुआ मोदी का है, उसी ने ही आर्टिकल 370 खत्म किया, उसी ने यूनिलैटरली इसको यूनियन टेरिटरी बनाया। तो अब उसको ये नजर आ रहा है कि अगर वो इससे वापस हटे, जो चाइनीज की डिमांड है गालिबन, तो फिर तो उसका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। वो कि वो एक कदम उठाया था उसने आर्टिकल 370 कश्मीर के बारे में, और वो उसको वापस करना पड़ गया। लिहाजा वो तो नहीं करेगा, और ताकत के जरिए वो उसको खाली कराना चाह रहा है। मेरा ख्याल है एक दो कोशिशें करेंगे, उसमें जब मार पड़ जाएगी तो फिर ये बाद आ जाएंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि मिलिट्री चाइना काफी मजबूत है, इनसे काफी बेहतर है। लेकिन जनरल साहब, रात को हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कंफर्म किया था आज इंडियन फौज के तर्जुमान ने कि गोली नहीं चली वहां, और लड़ाई तो फिर वही वाली है जो इनका जी इतने बंदे कैसे मार दिए उन्होंने बगैर गोली चलाए? ये बीबीसी वगैरह नहीं, क्योंकि डंडे शंडे से तो इतने लोग नहीं मरते, जख्मी हो जाते हैं। लेकिन ये तो बाकायदा इनके कर्नल भी और बाकी लोग भी मारे गए हैं, इनका ऑफिसर भी गालबन उन्होंने एक पकड़ा हुआ है, और गालबन एक मेजर और कुछ सिपाही उनके कैद में है। तो ये जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, बीबीसी से और दूसरी जगहों से, उसमें ये कहा जा रहा है कि 1975 के बाद पहली दफा ये यहाँ पे इनकी क्लैश हुआ है, गोली वगैरह चली है। तो अगर गोली चली तो लाजमी बात है कि इन्होंने इंडियंस ने हमला किया और उसको जगह को खाली कराने की कोशिश की है। अब इनके पास ऑप्शन नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूं कि इंडिया में एक नफ्सियाती मसला है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी दुश्मनी अपने लोगों के ज़हनों में बिठा दी है कि चाइना से मार खाई हुई वो 1 मिनट में भूल जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान की तरफ को कार्रवाई कर दे, पुलवामा टाइप को इशू खड़ा कर दे या कोई और, तो आप देखेंगे कि चीन भूल जाएगा, लोग इधर लग जाएंगे और उसका कैरियर भी बच जाएगा। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर ये ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान अपने मामला देखे कि भारत की तरफ से हमें खतरात क्या है। मेरा अपना अंदाजा है कि जैसे वो आपकी एम्बेसी के ऊपर मसला खड़ा कर रहा है, एम्बेसी के लोगों को हरासा कर रहा है, वहां से लोग निकाले, क्वाडकॉप्टर आपकी एलओसी के ऊपर फ्लाई करवा रहे हैं, फिर वो कभी एक कार उन्होंने उड़ाई धमाके से और कहा जी कि ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए थे, पाकिस्तान में 14 लॉन्च पैड है। ये वो सारी बातें जो कर रहे हैं, ये वही एक बिल्डअप किया जा रहा है नैरेटिव कि पाकिस्तान की तरफ रुख किया जाए, और वो तभी होगा जब इधर से चाइना से मुकम्मल नाकाम होंगे, फिर वो उस सूरत में पाकिस्तान की तरफ को एक्शन करना चाहेंगे, जिससे उनको वहां पे अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए मोदी को मिल जाए एक बहाना। तो ये सूरत हाल आगे बनती नजर आ रही है। चौधरी मंजूर साहब, देखें है तो शातिर है, और आपको इस बात का आइडिया है कि इंडिया को जितनी बेइज्जती हो रही है, उनकी फौज का तो बिल्कुल ही मोराल ख़त्म हो गया है, और इंडिया के अंदर से जो रिटायर फौजी हैं वो जिस किस्म के ब्लॉग्स लिख रहे हैं, मैं उनको रोज़ाना फॉलो करता हूं, उनको पढ़ता हूं, और बड़े समझदार उनके फौजी जो बड़ा अच्छा एनालिसिस करते थे हमेशा डिफेंस के मामलात के ऊपर, वो बता रहे हैं कि हमारी फ़ौज तकरीबन अपना मोराल जो है वो हार चुकी है। तो इस सिचुएशन में उनको दोबारा बूस्ट अप होने के लिए पाकिस्तान से बेहतर तो कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, और वो हमेशा हमारे साथ एक लड़ाई छेड़ते हैं। आप कितना खतरा देख रहे हैं फ्यूचर में?
देखिए, ये बात जैन साहब की और आपकी इस हद तक दुरुस्त है कि हमेशा, मैं तो हमेशा जंगों को जो बतौर तालिब इल्म देखता हूँ, तो आप अपने दाखिली मामलात या किसी दूसरे मामलात से तवज्जो हटाने के लिए जंगें छेड़ते हैं। हमेशा ये होता है तारीखी तौर पर। तो लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें इस वक्त की सूरत हाल में, तो जो चाइना है उसके साथ क्लैशेस हैं। अभी जो मैप जारी किया है, अपने नक्शा जारी किया है अमित शाह ने, हाँ, नहीं नहीं, मतलब नेपाल ने, क्या नेपाल ने, नेपाल ने किया है, नेपाल बिल्कुल। को देखें, परसों हफ्ते बांग्लादेश वाले के दिन साथ उनकी देखें। हुई थी, उसके ऊपर वोटिंग हुई थी जी हफ्ते वाले जी दिन। जी जी वोटिंग हुई। सो मेनली जो नेपाल के अंदर भी जो माओइस्ट हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। और अगर आप चाइना के बॉर्डर के साथ जितनी भी रियासतें हैं उनके अंदर देखें, जो नक्सलाइट्स हैं या जो माओइस्ट हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। क्योंकि मैं वो सारा एक तालिब इल्म के तौर पर मैंने उन सारी तहरीकों को स्टडी किया है, तो वो बड़े ताकतवर हैं। लेकिन काफ़ी हद तक पिछले कुछ अरसे से चाइना ने उस तरह से उनकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से किसी हद तक वो जो जितनी भी मूवमेंट्स थी सारी थोड़ी नीचे गई हैं। और नेपाल भी चाइना की सपोर्ट के बगैर इस वक्त ये हो नहीं सकता था कि वो इस किस्म का कोई इतना बड़ा स्टेप ले सके। सो एक किस्म का खित्ते के अंदर जो भारत है, जो पहले पाकिस्तान की कैफियत थी, वो तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है तेजी के साथ। तो वो जो तन्हाई है उसकी, उससे तवज्जो हटाने के लिए मैं बिल्कुल जनरल साहब की बात से और आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि फिर वो देखा जाता है कि कहाँ पे आप इस चीज़ को सर्ट करके वो सारी डाइवर्जन लगा सकते हैं। तो इस वक्त यही गालिब इम्कान है। तो पाकिस्तान को मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि किसी भी सूरत हाल को, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल कोई पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कोई बात ही ना करे, लेकिन किसी एडवेंचरिज्म से अवॉइड करना चाहिए। और जो प्रॉक्सी डिप्लोमेसी है उसको इस वक्त मेरा ख्याल है इससे कभी इतने ब्राइट चांसेस हमारे खित्ते के अंदर प्रॉक्सी डिप्लोमेसी के कभी पैदा नहीं हुए जितने इस वक्त पैदा हुए। तो उससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और इस पे जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हम सब पार्टियों को और सारी लीडरशिप को और सबको इकट्ठा करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसको देखना पड़ेगा, इसको सीरियसली सभी पार्टियों को भी, और अगर नहीं तो फॉरेन जो अफेयर्स की कमेटी है या कश्मीर कमेटी है उसके अंदर सभी पार्टियों की सीनियर लीडरशिप मौजूद होती है, उसके अंदर देख लें। या अगर बुलाकर कोई बात करनी है तो आज मेरा ख्याल है ISI के हेडक्वार्टर में हुई है, जो फौजी सरबराहान है उनकी मीटिंग हुई है। तो जो पार्टियों के लोग हैं उनकी भी एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि इस इशू पे कम से कम एक पेज पे आ जाए। और कोई पिछली तरह की तरह इमरान खान को गलती नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से कश्मीर का इशू आया और इन्होंने मरियम नवाज को गिरफ्तार करके वो जो सारी हम एक सॉलिडेरिटी की कैफियत थी उसको बिल्कुल आप इस वक्त कोई ऐसा एडवेंचर इंटरनल ऐसा पंगा नहीं लेना चाहिए कि जिसका इंटरनेशनली पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नुकसान हो। सदाकत भाई साहब, इमरान खान साहब के अगर ट्विटर को आप उठा लेना तो लगातार वो एक वार्निंग पूरी दुनिया को देते जा रहे हैं कि इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ करने लगा है। हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान कर रहा है। जितना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वार्न किया है दुनिया को और इंडिया को रोकने के लिए, आपको लगता है कि दिस इज़ द टाइम, अब इंडिया इतना फंस गया है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? इमरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप को मुबारक हो कि आप एक बुरी वबा में फंसे थे। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, तो आपको और बाकी ख़ानदान वालों को जज़ाकल्लाह, विश यू गुड लक। जो आपने बात की और जो मेरे दो सीनियर दोस्तों ने बात की, बिल्कुल सही बात है। और जो आपने मेरी जो मैं लिख रहा था वो आपने बात कर दी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एज अ स्ट्रैटेजी, एज अ प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी, प्रीएम्प्टिव डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कहना शुरू कर दी थी ट्विटर पे अपने जो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर जो फॉलोअर्स हैं, या एक लाइन दी थी बाकी सारी यानी दुनिया को कि इंडिया किसी वक्त भी अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान के साथ कोई फ्रंट खोल सकता है। लिहाजा वो इतना ज़्यादा बयानिया बन चुका है और मज़ीद भी मेरा ख्याल है उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई फ्रंट खोले, हम अपनी
मुआशी मसाइल में और वबा के मसाइल में फंसे हुए हैं, लेकिन इंडिया का जो इशू नज़र आ रहा है वो अंदरूनी जो उनका मामला पिछले साल के में उन्होंने देखा है, लोग उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ और उन्की वो जो रियासत का कानून उन्होंने चेंज किया, शहरियत का कानून, उसके बाद एक पूरा एक जो अक़लियतों का वहाँ सूरत हाल है, उस सारे सिनेरियो में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं यानी तवज्जो हटाने के लिए कुछ करना है। तो उसके लिए पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी ज़ाहिर है वो अपनी तैयारी में होंगी, लेकिन जो हमारे सिविलियन जो इदारे हैं उनको, और मैं चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कश्मीर कमेटी में या फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में बैठ के तो इसको डिस्कस कर लेने में कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान की तमाम जितना मुख्तलिफ सोचों के लोग या मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ या लोग हैं वो सारे इस इशू पे मेरा ख्याल है कि कौमी इशू है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म ने जो एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए पार्लियामेंट का फोरम भी इस्तेमाल हो तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी अल्लाह खैर नहीं, आप इसको एक सेकंड आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं इंडिया और चीन की टेंशन को, और अगर आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं? देखिए इसमें दो, मैं तो इतना कोई दिफाई एक्सपर्ट नहीं हूँ और जनरल शोएब साहब के सामने, अमजद शोएब साहब के सामने तो मेरा बात करना एक तालिब इल्म वाली बात है, लेकिन इंडिया कोई इसका इंटरनेशनल एक सीन भी क्रिएट करना चाह रहा है। शायद मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि शायद वो ऐसी ताकतें जो चाइना के ख़िलाफ़ हैं उनकी हमदर्दी हासिल करने के लिए भी ये शिकस्त वाला जो है ना इसका मुद्दा कहीं और डाल के तो एक इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है। मैं देखिए आपका नुक्ता पॉइंट टेकन सर, लेकिन मामला ये है कि इंडिया ने तो बाकायदा इंडिया ने इसके पीछे ऑफिशियली कई दफ़ा कहा कि ये दिस इज़ नॉट चाइना, पाकिस्तान की ISI है इसके पीछे, वो ब्लेम करता है पाकिस्तान को। जनरल साहब, क्या ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है? और दूसरा देखें, इंडिया इस खित्ते में शायद अकेला होता जा रहा है जो अमेरिका का साथ दे सकता है। कल रूस ने अमेरिकी जासूस को 16 साल की सजा सुना दी है। पॉल एलन को उन्होंने सजा सुनाई है, अमेरिकी जासूस, और यह सोवियत यूनियन टूटने के बाद पहला बहुत बड़ा वाकया है कि अमेरिकी जासूस को रूस की अदालत में सजा सुना दी गई है। और रूस ने कल परसों स्टेटमेंट भी दिया उनके सदर ने, रूसी सदर ने, कि हम जो है वो बेहतरीन दिफाई निज़ाम जो है उसका मुजाहरा करने वाले हैं और हमारा मॉस्को जो है वो वाशिंगटन से बेहतर हथियार बना रहा है। इसका क्या मतलब लेंगे आप सर, अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके देखें आप? तो देखिए बात यह है कि रशिया ने कभी भी अमेरिका की बालादस्ती कबूल इस तरह नहीं की कि वो अपने आप को बिल्कुल बेबस और उसके सामने समझे, और फिर जो सूरत हाल बाद में बनी यूक्रेन के वाक़े के बाद वो तो ये है कि इन्होंने उसको हर तरह से उसकी नाकाबंदी की, उनके ऊपर बड़ी सैंक्शंस लगा दी हुई हैं। तो जब आपको अंदाजा हो जाए कि एक मुल्क यानी अमेरिका वो आपका किसी भी तरह कोई खैरखाई नहीं चाहता और वो यूक्रेन के मामले में बजाय इंसाफ करने के वो आपके खिलाफ सैंक्शंस लगा रहा है, तो फिर आप अपने पांव पे खड़े होंगे और आप अपने दिफा के लिए बातचीत करेंगे ताकि ये जो नेटो वगैरह तैयार किया हुआ है ये इनके खिलाफ कल को हम रशिया ये ना समझे कि वो बिल्कुल बेदस्तोपा है। दूसरा ये है कि इकोनॉमी के नुक्ता निगाह से रशिया ने अपने आप को बहुत सारा डिपेंडेंट किया। फिर चाइना के साथ उन्होंने बड़े लंबे चौड़े एग्रीमेंट किए जिससे उनको काफी माली फायदा भी हुआ, और ये बावजूद इसके कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक अंडरस्टैंडिंग है और हम भी समझते हैं कि चाइना और रशिया के लिए अगर कोई आज दुश्मन है तो वो अमेरिका है या उनकी अमेरिका के इत्तेहादी हैं। तो इस लिहाज से दोनों मुल्कों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है चाइना और रशिया के दरमियान कि वो बावजूद के मुआहदे नहीं हैं, इसके बावजूद वो आपस में इत्तेहादी हैं और चाइना को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह की आसानी है, रशिया से टेक्नोलॉजी वगैरह ट्रांसफर होती है और उसके वजह से वो अपना असला भी इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं। तो इन हालात में जहां अमेरिका कोई अगर उसमें कोई ऐसा कोई रुख बदलने की कोशिश करे कि इंडिया के साथ मिलकर कुछ करना चाहेगा, तो रशिया और चाइना मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक मिलकर काम करेंगे। इसमें तो हमें शक नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बका इसी में है। अब बात यह है कि अमेरिका अपने आप को किस हद तक इन्वॉल्व करेगा। मेरा पाकिस्तान इसको किस तरह की अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकता है? पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें। वो ये है कि इंडिया को अगर चाइना और इंडिया की जंग आगे मजीद नहीं भी बढ़ती तो बहुत सारी फोर्सेस ट्रुप्स जो चाइना के अगेंस्ट लगाए हैं भारत ने वो वहां फंस गए हैं। वो उनको निकालना चाइना इनको आसान नहीं होगा कि चाइना के सामने से हटा दें उनको। लिहाजा पाकिस्तान को अब उन फोर्सेस का मुकाबला करना होगा जो वेस्टर्न बॉर्डर पे ही हैं।
लिहाजा उनमें भी जो कश्मीर में है वो आपको फौरी तौर पे उनका इफेक्ट आएगा। आज कश्मीर में कश्मीरी भी खड़े हैं, लिहाजा इंडिया में मुसलमान भी मौजूद हैं जो कि इनसे तंग हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये हमें उन लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों से भी हमारा राब्ता रहना चाहिए कि अगर अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के किस्से के ऊपर काले खड़े हो सकते हैं तो यहाँ भी मुसलमान खड़ा हो सकता है। इंडिया के कश्मीर के ऊपर जो बर्बरियत कर रहा है, हाँ जी, हकूक के लिए। और ठीक, चलें एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ आ जाता हूँ ब्रेक के बाद, और माइजा साहिबा से हम शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब माइजा हमीद साहब, इंतहाई माजरत, वो दिफाई नौयत का मामला था और इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है तो मैं आपको मौका नहीं दे सका उस वक्त, और जनरल साहब की मौजूदगी में फिर उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी था। अब मैं आपके सामने ये कोरोना की सिचुएशन रख देता हूँ। कल जो बातें की ख्वाजा आसिफ साहब ने, आज एग्जैक्टली वही बातें तकरीबन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे। उनसे हमने मतलब ये निकाला है कि आप लोग नहीं समझते कि कोरोना के लिए कोई भी कसूरवार है, सवाए इसके कि ये एक हुकूमत और उसके वज़ीर आज़म की एक मायूस कुन पॉलिसी थी जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, और यही है रिस्पॉन्सिबल। यानी पब्लिक को ब्लेम नहीं किया जा सकता, इदारों को नहीं किया जा सकता, कोरोना को नहीं किया जा सकता। इमरान खान इज़ टू ब्लेम फॉर ऑल दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहतयाब हो गए, और एक ह्यूज पेंडेमिक है और इसमें आप भी जो है इसमें बीमार थे। सो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। दूसरा जो है जो आपने बात की, दफ़ाई बात की, उसमें जो है जो जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं, उन्होंने क्लियरली काफ़ी क्लियर बात की, और चौधरी मंजूर साहब ने भी जो है जो बात की उससे ये रिफ़्लेक्ट होता है, होना भी ये चाहिए कि पूरी कौम को यूनाइटेड होना चाहिए, प्लस द पार्लियामेंट, और जो कहा गया फॉरेन अफेयर्स कमेटी जिसकी मैं भी हिस्सा हूँ। आई थिंक फॉरेन अफेयर्स कमेटी की मीटिंग को भी कन्वीन करना चाहिए फौरी तौर पे, और दूसरा जो है सारे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं और अपोजिशन लीडर्स और जो गवर्नमेंट है उनको इकट्ठे बैठना चाहिए। कोरोना में बहरहाल नहीं बैठे, लेकिन अगर बैठ जाएं तो आई थिंक एक जो प्रीएम्प्टिव ट्वीट्स आते हैं इमरान खान साहब के, उसके बाद जो है प्रोएक्टिव अगर नज़र आए तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत एक पॉजिटिव मैसेज दे सकती है आवाम को भी और इंटरनेशनली। दूसरी जो आपने बात की कोरोना वायरस की और जो बजट की बात की है, उसमें आपको यही जो आपको समझ आई है, बिल्कुल समझ सही आई है कि ऑब्वियसली फेलियर ऑफ द स्टेट रिगार्डिंग कोरोना वायरस और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है या स्ट्रैटेजी है ही नहीं, उसके ऊपर बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप तो खुद इफेक्टी हैं, आपको पता है कि किस जो है लेवल पे और किस स्पीड से जो हैं कोरोना वायरस के मरीज़ जो हैं कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करना बजट सेशन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बजट जो है उसको रिवॉल्व अराउंड करना चाहिए था पेंडेमिक जो है कोरोना वायरस की, उसके ऊपर हमें पता चलना चाहिए था कि क्या सूबों को कितना जो है कोरोना वायरस के मद में मुख्तस किया गया है। हमें पता चलना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। अब तो ये हालात हो गए हैं कि जब हालात बहुत बिगड़ गए, जब हुकूमत ने अपोजिशन को भी इल्ज़ाम लगा लिया और थक गए, जब सूबों को इल्ज़ाम लगा के थक गए, अब उन्होंने अवाम पे भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और अवाम को भी कहना शुरू कर दिया है कि वो जाहिल हैं, और ना कि लाहौरीज़ जाहिल हैं, पूरा पाकिस्तान जाहिल है। अगर आप इमरान साहब मुझे ये बताएं कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि पेंडेमिक जो है ये फ्लू है, एक आम फ्लू है, तो आप मुझे बताएं कि नीचे अवाम को क्या मैसेज जाता है कि ये अगर फ्लू है गर्मी में ख़त्म हो जाएगा और इसको सीरियसली ना लें, इसमें पैनिक ना करें। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या अवाम जो है वो जाहिल है या उनका सरबराह जाहिल है? देखें, हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे घर में कोरोना वायरस ना आए, और हुकूमत ने जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई थी वो सारी हमने अडॉप्ट की। हमने किसी ने इस ईद पे शॉपिंग भी नहीं की। हम में से कोई भी निकल के पिछले 3 महीनों 3.5 महीनों से दुकान तक नहीं गया। दुकान के अंदर हमने कदम तक नहीं रखा, हमने देखी भी नहीं 3 साढ़े 3 महीने से दुकान कैसी होती है।
और हमारे घर में जो सामान आता है उसका भी हम तो SOPs फॉलो कर रहे थे, तो हम फिर जाहिल कैसे हो गए? मैं ये सवाल उठाऊंगा अभी। आप ही उठाएं, और अगर हमारे लोग मुतासिर हो गए तो फिर हमें जहालत का ताना तो ना देना सर, ये तो एक वबा आई हुई है। मैं चलें इसके ऊपर बात मैं करता हूँ, लेकिन मैं पहले एक चीज़ पहले पीपल्स पार्टी से पूछ लूँ। मैं चौधरी मंजूर साहब, आज आप लोगों ने दोबारा शिकवा किया कि ईद के ऊपर जो आपने खोला है ना इस मुल्क को, वो लेकर डूब गए हमें चंद दिन। जिस तरीके से लोगों ने बाहर निकल के एक दूसरे से इंट्रैक्शन किया है और उन्होंने मुल्क को तबाह किया। हुकूमत का वो जो फैसला था वो कोरोना को लाने के अंदर उसने फैसला कुन किरदार अदा कर दिया। अब मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि उस वक्त हम पूछते थे बार बार पीपल्स पार्टी से कि क्या चाहते हैं आप, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त ये कहती थी कि अब तो इन्होंने फैसला कर लिया है। लेकिन कभी पीपल्स पार्टी हमें उन दिनों में ये नहीं कह रही थी कि बंद करें सारी मार्केटें, कोई ईद पे शॉपिंग ना करे, लोगों को घरों के अंदर बंद करो। ये अब आप उनके ऊपर डाल जरूर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हुकूमत ये कहती थी कि मीटिंग के अंदर बैठ के पीपल्स पार्टी ने मुखालफत नहीं की। तो आप मीटिंग के अंदर मुखालफत नहीं करते और जब बाद में वबा फैल जाती है तो आप कहते हैं हुकूमत जिम्मेदार है। तो इसको जरा क्लियर कर दें मामले को। अच्छा देखिए, मैं इस तरफ आने से पहले दो छोटी छोटी बातें जो पिछला टॉपिक था उस पर कहना चाहता हूँ। प्लीज। एक तो उस तरह के चाइना और रशिया का वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो पहले था, और जो वन बेल्ट वन रोड का जो है कनेक्टिविटी है वो यूरोप की रशिया के जरिए चाइना करना चाहता है जी। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझ रहा हूँ इस वक्त कि पाकिस्तान के लिए फिर एक बार अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है जो आपने मिस की उस टाइम पे। आपको चाहिए आप फौरी तौर पर डिफरेंट डेलीगेशंस बनाएं और मुख्तलिफ जगहों पे भेजें। अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी दोबारा पैदा हुई है। आप इस अपॉर्चुनिटी, मैं सजेस्टिव हूँ, मैं क्रिटिक होकर नहीं, लेकिन मैं सजेस्टिव होकर कहना चाह रहा हूँ कि जो कमी वीकनेस उस वक्त दिखाई थी इस गवर्नमेंट ने, उस वीकनेस को अब आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप उसको रिकवर कर लें फौरी तौर पर। दूसरी मैं गुजारिश करूं, जनरल साहब ने अभी बात की मुसलमानों की इंडिया के अंदर। नहीं, मुसलमानों का इशू नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सारी अकलीतों का इशू है। इंडिया के अंदर सारे जो ह्यूमनिस्ट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, जितने भी लोग हैं, जितने भी ज़ी-शऊर लोग हैं, हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन मजहब की एक्सप्लॉयटेशन के जरिए लोगों को एक्सप्लॉयट करना उसके खिलाफ है। तो हम अपने बेस को छोटा करने के बजाय हम इंडिया के अंदर बेस को बड़ा करें। तो बड़ा बेस इस वक्त हो रहा है और इंडिया की मईशत भी पाकिस्तान की मईशत की तरह नीचे जा रही है, कोरोना से पहले नीचे जा रही। फिर किसी दिन आप इस पे प्रोग्राम रखें तो हम थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। दूसरी, मैं वापस आता हूँ, एक तो मुझे भी आपको मेरी गुड विशेस हैं आपके लिए, आपकी सारी फैमिली के लिए। देखिए, एक गुजारिश थी कि हमने एक स्टेप लिया। हमने 13 मार्च को इमरान खान को कहा कि 13 मार्च को हमने कहा कि आप लॉकडाउन कर लें और जो लोग आए हैं उनको हम ट्रेस करें, टेस्ट करें, ट्रेस करें और आइसोलेट करके, ताकि हम लोकल आबादी को बचा सकें। उस वक्त तक एयरपोर्ट्स पे आपकी फ्लाइट्स आ जा रही थी, कोई चेक नहीं था। तफ्तान आपने गलती की, बाकी जगहों पे कर ली, सारी कर लिया। अगर हम उस वक्त कर लेते तो शायद इतने बड़े 2-3 हफ्ते का लॉकडाउन होता, 3-4 हफ्ते का, और उसमें उसके अरेंजमेंट्स पहले करते। आपने नहीं किया, बल्कि आप 22 मार्च को जो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे खिलाफ बात कर रहे थे और 23 को लॉकडाउन हो जाता है। और फिर सारी जगहों पे फिर भी वो आज तक अगर एक बंदा नहीं माना लॉकडाउन पे तो वो इमरान खान है, जिसकी वजह से ये हो नहीं सकता कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव रोज बैठकर तकरीर करे लॉकडाउन के खिलाफ और लोग कंफ्यूज ना हो। हमेशा लोग हुक्मरानों को फॉलो करते हैं, ये साइकोलॉजी होती है। तो लोगों ने भी समझा क्या है, गर्मी आएगी तो मर जाएगा। लोगों ने भी कहा ये फ्लू है आम। लोगों ने भी जो आर्गूमेंट आता था उसको आप 100 से ज़रब दे दें नीचे, जो जब जाता था तो वो नीचे 100 से ज़रब देकर गया। तो लोगों ने, हमने कोशिश की, हमने यूनिटी पैदा करने की कोशिश की। हमने उलमा को बुलाया, इन्होंने यहाँ पे बुलाकर वो जो हमारी यूनिटी थी उसको तोड़ दिया। हमने सारी सियासी जमातों को बुलाया, इन्होंने अपने लोगों को कहा कि इनको पढ़ जाओ, वो पढ़ गए हमें। हमने वहाँ पे ताजरों को किया, ये ताजरों के साथ खड़े होकर इनकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके अंदर कर दी। हमने ट्रांसपोर्टरों को किया, इन्होंने ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़े होकर कर दी। गोया कि कोई शोबा जिंदगी नहीं था, जिसके नतीजे के तौर पर फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह पे एतमाद, हमारा एहतराम अपनी जगह, लेकिन जरा उनके फैसले का ऑपरेटिव पैरा 5 पढ़ें जरा आप।
जो पहले फैसला था, पहला जो था, जो ऑर्डर था, वो सर फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खुला था सारा ऑर्डर था, उसका पैरा 11 पढ़ ले, तो उसके बाद हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं रह गया था कि हम पीछे हट जाए। तो सर सुप्रीम कोर्ट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, आप कोई भी, सुप्रीम कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आपने खोल दिया, आप कोई भी असरात हो तो वो आप किसको ब्लेम कर सकते हैं? ब्लेम नहीं कर रहा मैं, ब्लेम नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि हम कैसे नहीं खोलते जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस फिर कहा कि ये इश्यू जो है ये एग्जेक्टिव का है, एग्जेक्टिव देखे इसको। अब एग्जेक्टिव की हालत जो है वो आपके सामने है। सर आप मुझे एक बात बताएं, पहले अदालत का एक ऑर्डर आया और वो ऑर्डर ये कहे कि आप खोल दें। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं, और जब आप खोल दें और सारे ताजर अदालत की वाह करें और उसके बाद अदालत का हुकूमत खुद ही फैसला कर ले, तो क्या किसी हुकूमत में अब इतनी जरूरत है कि वो अब फिर दोबारा सबके साथ लड़ाई ले ले? आप मुझे वैसे सर ईमानदारी से सर ये अब बात तो मतलब साफ करनी चाहिए। सर सिचुएशन में ऐसी पड़ गए थे आप सारे। मेरी गुजारिश तो सुन, इस पे दो पोजीशन है। एक हमारी पोजीशन थी, हम डिफेंस पे चले गए, और एक ये थे जो बढ़ के मार रहे थे कि देखें इन्होंने सेलिब्रेशन की, हमारे को सुप्रीम कोर्ट में ने भी एंडोर्स कर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा सेलिब्रेशन की इसके ऊपर, या वे ऑफ थिंकिंग के यहाँ पे नुक्ता नजर दूसरा हो सकता है। लेकिन आपको दुनिया के अंदर कामयाब मिसालें जो देखनी है तो वो ह्यूमनिस्ट पहलू जिन लोगों ने सामने रखा, उन्होंने लोगों को भी, इंसानों को भी बचा लिया और अपनी मुश्तों भी बचा लिया। अब जरा रिस्पॉन्ड कर दें, एक मिनट, अब जरा सदाकत भाई साहब जरा रिस्पॉन्ड करें क्विकली। मुझे देखें, ये अपोजिशन के बड़े स्टेट इल्जामात हैं कि जो वो करना चाहते थे, जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहते थे, हुकूमत आके उनके सामने खड़ी हो जाती थी। और इवन एक वक्त आया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो आपने उसके ऊपर सेलिब्रेशन किए और बाद में सिचुएशन अब आपके सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ नहीं कह सकता और ना कहता है, लेकिन अब ब्लेम तो अब आप तो हैं यहां पे, आपको तो ब्लेम करेंगे सारे। अच्छा इमरान, आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक पहलू हम क्या कर रहे हैं और हम कितना सही या गलत हैं, और दूसरा पीपल्स पार्टी की जो आज लीडरशिप ने, आज बिलावल साहब ने तकरीर की, ये क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हुई आज उनकी तकरीर सुन के और चौधरी साहब की बातें सुन के कि इस वक्त हमारे यहाँ को 1.5 लाख के करीब मरीज हैं और सिंध की आबादी जो है वो तकरीबन पाकिस्तान की आबादी का 23-24% है, और पंजाब की आबादी 51-52% है। पंजाब में और सिंध में बराबर केसेस हैं, 55,000 केसेस इस वक्त सिंध में। सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना सिंध में फैल रहा है और सबसे बड़े चैंपियन पीपल्स पार्टी वाले बन रहे हैं। पता नहीं किस बात की इनको खुशी है, किस बात का इनका मैं दाद देता हूं इनके एतमाद पे कि बड़े आराम से 18वीं तरमीम, सारे इख्तियारात, लॉकडाउन करें ना लॉकडाउन करें, खोलें बंद करें, अस्पताल सारे आप इमरजेंसी लगा दें, जो मर्जी करें। 550 अरब रुपया आपने हेल्थ पे खर्च किया पिछले 5-10 सालों में। लॉकडाउन के तो भाई आप तो मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप हैं बिलाल। वो कहते हैं कि हम तो लगाना चाहते थे, लेकिन जब आप पंजाब से उठा लेते हैं या जब आप जाके ताजरों के साथ खड़े हो जाते हैं और पॉलिटिसाइज करते हैं चीजों को, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसका मतलब हम मुकाबला नहीं कर सकते इन चीजों का। इमरान खान, हम भी अपोजिशन है, हम तो नहीं जाकर खड़े यार सबसे कमजोर लीडरशिप वो होती है जो कहे कि मैं ये फैसला करूंगा तो वो नाराज होगा। भाई लीडरशिप आवाम को फॉलो नहीं करती, लीडरशिप सिचुएशन के मुताबिक डिसाइड करती है और लीड करती है और लोग पीछे चलते हैं। हमारी क़यादत ने फैसला किया था कि लॉकडाउन इस मसले का हल नहीं है। आज हम उस बात को उस पर कायम हैं। आपसे 6 गुना ज्यादा आबादी इंडिया की है। इस वक्त वहां पे 4 लाख लोग इन्फेक्टेड हैं, 10,000 लोग उनकी मौत हो चुकी हैं और वो लॉकडाउन खत्म करके बैठे हैं और बाकी ये हमें लॉकडाउन कराने की स्टोरियां सुना रहे हैं। ना इनसे कोई नहीं, आप अभी लॉकडाउन के खिलाफ हैं सर। एक सेकंड सदाकत भाई साहब, क्या आप इस वक्त इनकी तकरीरें सर मुझे पहले क्लियर तो कर दें आप कि आप लॉकडाउन के हक में हैं या खिलाफ हैं, आप क्लियर करें जरा। अब मुझे अपनी बात करना देना। अब मैं अपनी बात मैं पहले बता देना सर, को लोगों के सामने रखना चाह रहा हूं कि सबसे नाकाम तरीन इस वक्त सूबा जो चला रही है पीपल्स पार्टी चला रही है, और सबसे बड़ी बड़ी तकरीरें, तकब्बुर वाली बातें और फख्र वाली बातें ये कर रहे हैं। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। अब हम क्या समझते हैं इमरान, हेल्थ एक्सपर्ट्स, WHO, डॉक्टर्स सब ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन करें, बंद करें। पाकिस्तान की मईशत जिसमें $1200 जिसकी पर कैपिटा GDP है,
और उनका मुकाबला जहां 4-4 हज़ार या 15-15 हज़ार डॉलर की GDP है उनसे मुकाबला ना करें। हमने हेल्थ वाले जो एक्सपर्ट हैं और जो मेडिकल जो इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेके फैसले कर रहे हैं। NCOC में तमाम सूबे, तमाम इदारे, हेल्थ के एक्सपर्ट, इकॉनमी के एक्सपर्ट बैठ के फैसला करते हैं। पार्लियामेंट नहीं, आप मुझे बताएंगे एक मिनट मुझे क्विकली एक चीज का जवाब दें, एक चीज का जवाब दें सर, मुझे बताएं इमरान, मुझे क्या पीपल्स पार्टी ने ईद पे, मुझे बहुत सवाल करते हैं, एक सेकंड सर, पीपल्स पार्टी ने ईद पे बाजार खोलने की मुखालफत की थी? देखें पीपल्स पार्टी क्या मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी NCOC में, NCC में बैठ के कहती है वजीर आजम जो आप फैसला करेंगे हम आपके साथ हैं। बाहर आके 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिकॉज इनका ख्याल है कि ये उसी 90s के दौर में रह रहे हैं जब ये नवाज शरीफ के खिलाफ तकरीरें करके तो वोट ले जाते हैं। आज लोग समझते हैं कि भाई अगर आपकी कोई सोच है, आप मुख्तलिफ आप ना पीपल्स पार्टी से बयान हल्फी ले लिया करें मीटिंग में सर, अंदर ये पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब से, उनकी टीम से आप बयान हल्फी ले लिया करें और बाहर आके हमें दिखा दिया करें कि उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है, क्योंकि बाहर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कुछ और कहते हैं। ये तो रियली में होता है। एक ब्रेक ले लें, जनरल साहब के सामने सिचुएशन रखते हैं। जनरल साहब, जो ये अपोजिशन का बयानिया है कि ये इमरान खान का किया कराया सारा जिसमें सारी कौम फंस गई है, ना तो ये कौम जाहिल है, ना ये कौम जो है वो इस तरह की बेवकूफ़ है कि ये जानबूझ के कोरोना अपने आप को लगा रही है। इसको एक मजाक के तौर पे और एक कन्फ्यूज्ड पॉलिसी के तौर पे इस हुकूमत ने पोर्ट्रे किया और लोगों ने इसको संजीदा नहीं लिया। ब्रेक के बाद जनरल साहब आपसे जवाब। वेलकम बैक नादरीन। जी जनरल साहब, ये अपोजिशन का मानना कि अवाम बिल्कुल जाहिल नहीं है, लोगों की कोई गलती नहीं है, ये एक इमरान खान साहब की गैर संजीदगी ने यहां तक पहुंचाया इस पूरे मुल्क को, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, जब शुरू में ये प्रॉब्लम आई है तो ये बड़ा जरूरी था कि उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त किस्म का लॉकडाउन किया जाता है जो तकरीबन कर्फ्यू की मानत होता है। उस वक्त फैली नहीं हुई थी वबा, लेकिन हमने उस वक्त बड़ा ढीला ढाला ये किया लॉकडाउन और अवाम खुले फिर रहे थे। दूसरी तरफ आपने देखा कि पहले जो केसेस हमारे पास 2-3 आए वो सऊदी अरेबिया से आए थे, यानी वाया दुबई, और ये वो केसेस थे जो कि एयरपोर्ट पे लोग पहुंचे और एयरपोर्ट पे महकमा हेल्थ के लोग लगाए गए जो या तो पैसे लेके लोगों को छोड़ देते थे और रात देर होती थी तो वो चले जाते थे वापस, और रात को फ्लाइट्स जो है वो बाहर की फ्लाइट ज्यादातर लेट आती हैं, लिहाजा वो लोग भी जाके तो आवाम में फैलते गए। फिर इसी तरह आप देखिए कि जो हमारा तख्तान पे जो वाकया हुआ वहां भी हम अपना कोई सेंटर वगैरह ऐसा ना कायम कर सके जहां, लेकिन ये तो कह रहे थे कि हमें जनवरी से पता है, इमरान खान साहब को 15 जनवरी से और उस्मान बुज़दार को 3 जनवरी से पता था। देखिए, हमें पता था सारा पहले से ही, क्योंकि चाइना में जब हुआ तो आपने एक फैसला किया कि चाइना से हमने लोगों को नहीं लाना, हमारे स्टूडेंट से वहां पे, ये फैसला आपका दुरुस्त हुआ। क्योंकि आपने ये फैसला इसी वजह से किया कि हमें अंदाजा था कि चाइना से ये लोग आएंगे तो फैलेगा। अब अगर चाइना से नहीं आए लोग और दुनिया के किसी भी हिस्से से आए लेकिन वो कहीं से कोरोना लेके आ रहे हैं तो उनका कुछ चेक सिस्टम तो होना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। अब उसके बाद मुश्किल आ गई। अब आप अगर पहले 2-3 हफ्ते अगर आप बड़ा सख्त लॉकडाउन भी करते तो जो बेचारा डेली वेजर है वो भी शायद गुजारा कर जाता। उसके तो आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये वफाकी हुकूमत और इमरान खान साहब की पॉलिसी के अंदर कंफ्यूजन था जिस वजह से हम यहाँ तक पहुंचे? मुझे बात ये कंफ्यूजन नहीं, ये यहाँ पे गलती की है हमने, बहुत गलती की कि ये हमने लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं किया। लेकिन जो कंफ्यूजन वाले आप बात कर रहे हैं ना, जो मायदा भी कह रही थी कि कभी कहा कि ये फ्लू है, ये कंफ्यूजन पूरी दुनिया में था। मायदा गलती कह रहे हैं साहब इसको, जहां से भी वो कह रहे हैं कि ये खाली एक कंफ्यूजन नहीं था, ये एक संगीन गलती हुई हमसे। इमरान, पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने पूछा सदाकत अब्बासी साहब से कि क्या ये लॉकडाउन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, उसका जवाब भी दे दें। दूसरा, इनसे ये पूछें कि क्या लाहौर की आवाम या पाकिस्तान की आवाम जाहिल है या नहीं है, या जब लॉकडाउन हो जाएगा, जब एक मिनट आपने जब वोट डलवाए थे अपनी पार्टी में, यास्मीन राशिद साहिबा जब इलेक्शन लड़ रही थी लाहौर से, तो उस वक्त भी उनको आवाम जाहिल लग रही थी या नहीं? मेरा ख्याल है इसकी हम भी मजम्मत करते हैं और इनको भी मजम्मत करनी चाहिए इस स्टेटमेंट की कि पाकिस्तानी अवाम और लाहौर की अवाम इन पर्टिकुलर जाहिल है। ये बात जो है ये काबिल मजम्मत भी है और इसको जो है मेरा ख्याल है सदाकत अब्बासी साहब को भी इसकी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, पार्टी को भी ये बात काबिल मुज़म्मत है। वो इसलिए कि देखें ये तो बीमारी है ना, वायरस है, ये आपको एहतियात के बावजूद भी लगा है
मैं आपके सामने उसकी एक मिसाल हूँ, तो कम से कम ये जहालत वाले तमगे तो हमें ना लगाएं। हम तो हुकूमत को ये भी नहीं कह सकते कि आपने कुछ गलत किया तो वो जहालत थी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, कल मुलाकात होती है एक और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।